तो नमस्कार, मैं अनिल कुमार लक्ष्य जी के क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता होगा कि एचसीएस की वैकेंसीज आ चुकी हैं, 156 वैकेंसीज आई हैं और जो प्री एग्ज़ाम है वो एक्सपेक्टेड है हमारा जून में, कि जून में या मई के लास्ट तक हमारा हो जाना चाहिए। ठीक है जी। और घबराने वाली कोई ख़ास बात नहीं है, मतलब घबराएगा वो जिसकी तैयारी नहीं है। हमने अपनी जो बुनियाद है वो काफ़ी अच्छी रखी है। ठीक है जी। और ये एंशिएंट हिस्ट्री जो मैंने आपको करवाई है, और आगे अब मेरी कोशिश ये रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाई जाए। ठीक है जी। और आपसे भी आशा करता हूँ कि लाइक, कमेंट एंड शेयर डबल होना चाहिए। ठीक है, 200 सब्सक्राइबर हमने क्रॉस कर लिए। ठीक है, 200 सब्सक्राइबर हमारे हो चुके हैं, लेकिन ये बहुत जल्दी 2000 होने चाहिए। मैं इसी उम्मीद के साथ वीडियो बनाऊंगा। दूसरी चीज़, वैकेंसीज आ चुकी हैं, गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप लोगों के पास जो तैयारी कर रहे हैं, एक चीज़। दूसरी जो चीज़ है, हम एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया स्टार्ट किया हुआ था। ठीक है जी। तो अभी फ़िलहाल मैंने थोड़ी सी डिले हो रही थी वीडियो, लेकिन मैं अब फिर प्रॉमिस कर रहा हूँ कि हम अब फास्ट करेंगे। मेरी कोशिश रहेगी कि एंशिएंट हिस्ट्री को निपटाया जाए किसी भी तरीके से, फिर उसके बाद मिडविल हिस्ट्री पे आया जाए। ठीक है। और ऑफलाइन बैचेस भी हमारे स्टार्ट हो चुके हैं। इवनिंग का बैच हमने स्टार्ट कर दिया है, तो जो भी कैंडिडेट ज्वाइन करना चाहता हो ऑफलाइन बैचेस को, आपका स्वागत है। ठीक है जी। ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया। जैसे कि एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया चल रहा था और उसमें मौर्योत्तर काल है। जो टाइम पीरियड है वो 185 BC से 250 AD तक का टाइम पीरियड है, ये मैंने आपको बताया था। दूसरी जो चीज़ बताई थी, हमेशा क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं फिर कहता हूँ कि ये जो क्लास है ये यूपीएससी के लिए, पीसीएस के लिए, स्पेशली फॉर एचसीएस के लिए, यूजीसी नेट के लिए, एसएससी एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, उनके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्लास है। तो इस क्लास को बहुत ध्यान से देखें, क्योंकि एक ये मल्टीपर्पज़ क्लास है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। अगर मैं पीसीएस की बात करूँ, स्पेशली फॉर एचसीएस के लिए, जीएस के लिए, एज वेल एज द सब्जेक्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, फॉर प्री एज वेल एज मेंस के लिए। तो ये दोनों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। और फिर लेक्चर स्टार्ट करने से आपका एक लाइक, एक कमेंट, एक शेयर हमें मोटिवेशन देता है कुछ बेहतर करने का। ये सारा जो प्रोग्राम चलाया जा रहा है, ये डिजिटल इंडिया को प्रमोट करने के लिए चलाया जा रहा है, मैं हमेशा कहता हूँ। ठीक है। दूसरी चीज़, उन लोगों के लिए जो किसी कारणवश से ऑफलाइन क्लासेस नहीं ले पाते। ठीक है, टाइम की कमी के कारण, पैसे की कमी के कारण, बहुत सारी चीज़ें होती है, बजट नहीं होता, तो उन सब के लिए ये है। और ये इनिशिएटिव मैंने लिया है, आशा करता हूँ आप इसको आगे फॉरवर्ड करेंगे। ठीक है जी। एक क्वालिटेटिव एजुकेशन हम देने की कोशिश कर रहे हैं, डिजिटल इंडिया को हम प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है, सिर्फ कागजों में डिजिटल इंडिया के प्रमोशन से कुछ नहीं होगा, प्रैक्टिकली चीज़ें यही है। ठीक है, टाइम को ना बर्बाद करते हुए अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। जैसे कि हमने मौर्योत्तर काल किया था 185 से 250 AD के बीच में, विदेशी आक्रमण हम कर रहे थे। ठीक है, उसमें जो सबसे पहला आक्रमण हमने ग्रीकों का किया था। सबसे पहले ग्रीक आए थे। ठीक है, ये आए थे आपके फर्स्ट BC के पास आए थे। ठीक है जी। उसके बाद ये फर्स्ट AD में आए, ये सेकंड AD में आए। ठीक, और ये सेकंड BC में आए। और बाकी ये जो चीज़ें हैं ये इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, कि बस हमें सिर्फ कर्म याद रखना चाहिए कि कौन सा कब आया। ग्रीक सबसे पहले आए, फिर शक आए, फिर पल्लव आए और फिर कुषाण आए थे। ये बात हमें याद रखनी है। ये फर्स्ट BC, ये सेकंड BC और ये फर्स्ट AD, ये भी फर्स्ट AD में। ठीक है जी। लेकिन बस ये है कि ये पहले आए थे तो पल्लव और फिर कुषाण आए थे। और हमने ग्रीक पढ़ लिया था, हमने ग्रीक जिसको हम हिंदी यूनानी भी कहते हैं ये देखा था। उसके अलावा इंडो ग्रीक है, इन्हें इंडो ग्रीक के नाम से भी जाना जाता है। उसके अलावा इन्हें ग्रीको बुद्ध भी कहा जाता है, ग्रीको बुद्ध भी कहा जाता है इनको। ये चीज़ भी हमें ध्यान रखनी है। फिर मैंने बताया था कि किस तरीके से आए थे, क्या इनकी पॉलिटिकल हिस्ट्री थी, उस सारी चीज़ को बताया था। फिर मैंने बताया था कि हिंदी यूनानियों के प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़े थे, सांस्कृतिक प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़े थे। कौन कौन से सांस्कृतिक प्रभाव थे, जैसे कि फलित ज्योतिष का ज्ञान है वो हमने हिंदी यूनानियों से लिया। उसके अलावा अगर आप करेंगे सप्ताह के दिन, हमने हिंदी यूनानियों से लिए। कैलेंडर का ज्ञान हमने हिंदी यूनानियों से लिया। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये कहीं ना कहीं, उसके अलावा और जो चीज़ें थी, धर्म की बात अगर हम करें तो धर्म के मामले में हिंदी यूनानी हम पे, हिंदू यूनानियों का भारत से हमेशा भारत
का ऋण रहेगा उनके ऊपर, क्योंकि धर्म के मामले में हमने उनको काफ़ी सिखाया। उनके केवल 2 देवी देवता थे, एक तो आयरिस थे। तो इस प्रकार से हमने हिंदू यूनानी को बहुत विधिवत रूप से कंप्लीट किया था। आज हम बात करेंगे शक की, कि शक क्या है और किस तरीके से मतलब कि इनका क्या इतिहास रहा है, इसके ऊपर अब हम बात करते हैं। ये ठीक कर लीजिएगा, 2nd BC और 1st BC, क्योंकि उल्टा चल रहा है ये चीज़ है जी। शक, देखिए शक जब आए तो शक का जो प्रभाव है वो 5 क्षेत्रों पे भारत में पड़ा है। इसको हम मैपिंग के थ्रू एक बार देखेंगे कि शकों ने अपना प्रभाव 5 क्षेत्रों पर, भारत के विभिन्न 5 क्षेत्रों पर बनाया और किस तरीके से बनाया, इस चीज़ को हम देखते हैं। शकों ने अपना जो प्रभाव है ये इन 5 क्षेत्रों पे बनाया। ये हिंद कुश श्रेणी है, ये हिमालय, इसके नीचे वाला जो इलाका है वो सिंधु घाटी का क्षेत्र है, ठीक है। तो जो शक आए थे इन्होंने सबसे पहले, जो भी आता है वो उत्तर पश्चिमी भारत से आता था, ठीक है जी। तो यहाँ पे कंधार अफगानिस्तान में इन्होंने अपना पहले तो अड्डा बनाया, फिर जब अपने आप को स्थापित करने के बाद फिर इन्होंने भारत में अपने आप को फैलाया, ठीक है जी। कंधार, उसके अलावा तक्षशिला पंजाब का एरिया, फिर उसके बाद यहाँ पे बढ़े मालवा, उज्जैन, नासिक महाराष्ट्र में और मथुरा। इस प्रकार से इन्होंने शकों ने अपने आप को इन 5 प्रभाव क्षेत्रों में स्थापित किया। 5 प्रभाव क्षेत्र, शक के 5 प्रभाव क्षेत्र थे। पांच प्रभाव क्षेत्र माने जाते हैं। एक चीज तो ये, दूसरी जो चीज है, अब बात आ जाती है कि शक भारत में आए क्यों, ठीक है। अगर इस चीज़ को हमें समझना है तो मैंने हमेशा कहा कि कंपैरेटिव स्टडी, दिस इज़ द बेस्ट स्टडी। अब अगर मैं शक की बात करता हूँ तो इससे पहले थोड़ा सा हम हिंदी यूनानी की बात कर ले कि हिंदी यूनानी भारत में क्यों आए। तो हिंदी यूनानी भारत में इसलिए आए थे कि सिकंदर का साम्राज्य खत्म हो चुका था, उसके बाद सेल्यूकस निकेटर का साम्राज्य आया था, विकेंद्रीकरण को बढ़ावा दिया जा चुका था। दूसरी जो चीज़ है, विकेंद्रीकरण को बढ़ावा दिया जा चुका था, छोटे छोटे राज्यों का उदय हो चुका था, ठीक है। इसी क्रम में बैक्टीरिया और पर्थिया के जो राज्य थे वो थे, और हमने ये देखा था कि फिर उन लोगों ने भारत की संपन्नता को देखते हुए भारत की तरफ रुख किया था, ठीक है। तो ये एक मोटे तौर पे कारण है। और अगर मैं इसी चीज़ को शकों के संदर्भ में बात करूं तो शकों का जो सबसे महत्वपूर्ण कारण था, तो यानी कि अगर मैं एक लाइन में बात करूं, हिंद यूनानियों के भारत में आने का जो कारण था वो था जनजाति, हिंद यूनानियों के राजनीतिक अस्थिरता, पॉलिटिकल इनडिस्टर्बेंस, राजनीतिक अस्थिरता। और दूसरी चीज मैंने बताया था, इसी क्रम में विकेंद्रीकरण का प्रोसेस हुआ था, और इसी क्रम में बैक्टीरिया व पर्थिया का जो क्षेत्र था का उदय हुआ, और इन्होंने भारत की तरफ रुख किया। तरफ आए। एक चीज तो ये, दूसरी चीज, अब अगर इसी संदर्भ में हम शकों को देखें तो जहां पे इन लोगों की राजनीतिक अस्थिरता थी, यहां पे जनजातीय संघर्ष आपको देखने को मिलेगा। जनजातीय संघर्ष ये देखने को मिलेगा, और ये एक महत्वपूर्ण कारण था जिसकी वजह से शक भारत में आए थे। तो इस चीज को कैसे समझते हैं। और दूसरी चीज, जहां हिंद यूनानी कहां से आए थे, ये पश्चिमी एशिया से आए थे। वहीं पे शक कहां से आए थे, ये मध्य एशिया के जो क्षेत्र है वहां से ये लोग भारत में आए, ठीक है जी। तो ये पश्चिमी एशिया से भारत में आए थे, और जबकि ये मध्य एशिया से भारत में आए थे। एक चीज तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज, अब जब हमने संघर्ष की बात करी तो कौन सी जनजातियां थी, वो जनजातियां थी, अगर मैं इसको इस क्रम में समझाऊं, ये शक है, एक यूची है और एक है हिंगनू। ये इस प्रकार से जनजातियां वहां पे वास करती थी, ठीक है जी। और इनके आपस में लड़ाई झगड़ा और जुत्तम जुत चलता रहता था, ठीक है। जिसको मौका मिलता था वो मतलब अपना वर्चस्व बनाने की कोशिश करता था। तो यूची ने शकों को मतलब वहां से खदेड़ दिया। तो इसका परिणाम क्या हुआ कि शक यहाँ से निकल जाएंगे। अब यही चीज बोए बबूल
का तो बोए बीज बबूल का, जो भी है कहावत, ये बबूल का पेड़ अगर आप बोओगे तो आम आपको नहीं मिल सकते। तो अगर आपने किसी के साथ झगड़ा किया, आपने किसी को भगाया, तो दूसरा भी उसको भगाएगा। सेम यही चीज़ है, अगर यूची ने शकों को भगाया तो यही चीज़ हिंगनू ने इनको किया। ठीक है, हिंगनू ने फिर बाद में यूची को भगाया। और ये जो यूची है ये कोई और नहीं है, ये कुषाण ही है, यही आगे कुषाण कहलाएंगे। ठीक है, और ये हिंगनू ही आगे हूण कहलाएंगे, ये हिंगनू हूण बन जाएंगे। तो अगर शक और मैं यूची की बात करता हूं, यानी कि कुषाणों की बात करता हूं, तो ये मौर्योत्तर काल में, मौर्योत्तर काल में भारत में आए, जबकि ये गुप्त काल में भारत में आते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें ये तो पता लग गया कि इनका भारत में किस तरीके से आए। शक भारत में यूचियों के खदेड़े जाने की वजह से आए। ठीक है, और उसी प्रकार से हिंगनू भारत में क्यों, यूची भारत में क्यों आएंगे, क्योंकि इनको हिंगनुओं ने खदेड़ा था, हिंगनू जाति ने खदेड़ा था, तो इस वजह से ये लोग भारत आए। अब किस तरीके से इन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित किया, इस चीज को अब हम देखते हैं। जब इन्हें शकों को यहाँ से खदेड़ दिया गया तो ये कहाँ पे गए, ये इन्होंने पश्चिमी एशिया की तरफ रुख किया, पश्चिमी एशिया की तरफ युद्ध करते हुए आगे बढ़े। यानी कि पश्चिमी एशिया की तरफ युद्ध करते हुए ये फैल गए, और फैलने के बाद युद्ध करते हुए ये फिर भारत में कंधार व बलूचिस्तान के क्षेत्र से ये भारत में प्रवेश करते हैं, और सबसे पहले कंधार व बलूचिस्तान में अपना एक परमानेंट स्थायी ठिकाना बनाते हैं, यानी कि उसको कब्जा कर लेते हैं। तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पश्चिमी एशिया में युद्ध करते हुए फैल जाते हैं। और अब क्वेश्चन ये उठता होगा कि सर इनको रास्ता कैसे पता लगा। सर देखो, हिंद यूनानियों ने एक तरीके से मार्गदर्शन कर दिया था, क्योंकि हिंद यूनानियों ने भारत पर हमला किया था, तो उसी को फॉलो करते हुए ये भी भारत में आए। ठीक है जी, तो यहाँ पे आने के बाद चूंकि मैंने बताया कि पश्चिमी एशिया में ये फैल गए थे पूरी तरीके से, और उसके थ्रू ये भारत में आए थे। अच्छा, जब ये भारत में आए तो ये शक दो शाखाओं में विभाजित हो जाते हैं, एक तो सई बैंक की शाखा और एक ईरानी शाखा। ठीक है जी, अब जो सई बैंक की शाखा है ये कभी भारत में नहीं आई, इसका भारत के राजनीतिक, सामाजिक या आर्थिक इतिहास से कोई लेन देन नहीं है। ठीक है, इसका एक तरीके से संक्षेप में कहूँ तो कि भारत के इतिहास से इसका किसी भी प्रकार का लेन देन नहीं है। तो जो सई बैंक की शाखा है इसके बारे में हम नहीं पढ़ेंगे। ठीक है जी, तो इसके बारे में हमें नहीं पढ़ना। ईरानी जो शाखा है वो भारत में आई थी, और इसी ईरानी शाखा ने कंधार एवं बलूचिस्तान में अपने आप को स्थापित किया था। ठीक है, और जहाँ पे ये इन्होंने स्थापित किया, तो मैंने यही लिखा कि पश्चिमी एशिया की तरफ युद्ध करते हुए ये फैल गए, और फिर फैलते हुए ये लोग मतलब बैक्टीरिया और क्षेत्र से, बैक्टीरिया और पर्थिया के क्षेत्र में युद्ध करते हुए ये कंधार एवं बलूचिस्तान में प्रवेश करते हैं। पश्चिमी एशिया की तरफ युद्ध करते हुए ये फैल जाते हैं, और बैक्टीरिया एवं पर्थिया में ये युद्ध करते हुए कंधार एवं बलूचिस्तान में प्रवेश करते हैं। एक तो सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है। दूसरी चीज ये फिर क्या करते हैं, कंधार एवं बलूचिस्तान में प्रवेश करके पहले यहाँ पे अपना परमानेंट ठिकाना बनाते हैं, और इसको क्या कहा जाता है, इसको इन्होंने शक द्वीप का नाम दिया। तो ये इस क्षेत्र को हमने शक द्वीप के नाम से जानते हैं। दूसरी चीज, जब ये भारत में आते हैं तो यहाँ के जो राजा हैं ये क्षत्रप कहलाए। तो ये भी हमारे लिए एक जानने लायक चीज़ है कि भारत में आकर ये जो है क्षत्रप कहलाए। और मैंने बताया कि केवल ईरानी शाखा ही भारत में प्रवेश करती है, सही बैंक शाखा का भारत में प्रवेश नहीं है। और फिर मैंने बताया कि ये 5 क्षेत्रों में प्रवेश करके 5 भागों में विभाजित होते हैं। अब हम इन 5 भागों को देखते हैं कि कौन कौन से 5 भाग हैं जिनमें ये विभाजित होते हैं। पहले जो शक थे वो थे सिंध पंजाब के शक। ये जो सिंध पंजाब के शक थे, इनके बारे में हमें क्या जानना है। इन्होंने हिंद यवन से तक्षशिला एवं गंधार जीता। ठीक है जी,
अब आपको याद होगा कि जो तक्षशिला राजधानी थी वो किसकी थी और साकल राजधानी किसकी थी। अगर आपने पिछला पढ़ा है तो जो साकल राजधानी है वो डेमेट्रियस की थी और जो ये तक्षशिला राजधानी है वो यूक्रेटाइड्स की थी। यूक्रेटाइड्स की जो राजधानी थी वो तक्षशिला थी। ये साकल वही सियालकोट वाला इलाका है, जो पंजाब का सियालकोट है उसका इलाका है साकल। ठीक है जी, तो साकल जो है वो पंजाब का इलाका है और ये यूक्रेटाइड्स, तो ये हिंद यवन ने इन्होंने यहाँ से तक्षशिला एवं गंधार को छीन लिया और इन्होंने तक्षशिला को राजधानी बनाया। एक चीज तो ये चीज है, ये बात हमें जानने लायक थी। दूसरी चीज, ये लोग थे, ये किस चीज को मानते, इनका जो पहला राजा था, बड़ा अच्छा नाम है माउस, जो कंप्यूटर वाला है उससे आप याद रख सकते थे। तो इनका जो प्रथम राजा था, इनका पहला राजा माउस था। ठीक है जी, इनका जो पहला राजा है वो माउस माना जाता है, ये हमें देखना है। दूसरी चीज देखो, मैंने पहले भी बताया था हिंदी यूनानियों की शकों की जो भी विदेशी भारत में आ रहा है उसकी एक सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है, ये भारतीय संस्कृति को ना सिर्फ अपना रहा है बल्कि उसको आत्मसात भी कर रहा है, यानी कि उसको अडॉप्ट भी कर रहा है। ठीक है जी, अपना ही नहीं रहा, उसको दिल से अडॉप्ट भी कर रहा है। और इसीलिए आप देखिएगा कि जो इनके सिक्के हैं उन पे बुद्ध एवं शिव की आकृति दिखाई देती है। तो ये चीज़ ये इंडिकेट करती है कि वो भारतीय धर्म को न सिर्फ अपना रहे हैं बल्कि उसको आत्मसात भी कर रहे हैं। तभी तो भारतीय धर्म के सिक्के भी, मतलब उनके सिक्कों पर भारतीय धर्म की आकृतियां भी मिल रही है। तो ये भी एक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बुद्ध एवं शिव की आकृति के सिक्के मिलते हैं, वाले सिक्के मिलते हैं। एक चीज तो ये 3 पॉइंट हमारे लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट था। ये थे सिंध एवं पंजाब के शक। अब हम जो दूसरे शकों की बात करते हैं वो शक है मथुरा के शक। मथुरा के शक, देखिए इनकी अपनी एक कहानी है। तो इनकी जो अपनी सबसे इम्पोर्टेंट कहानी क्या है कि इन्हें, ये एक्चुअली मालवा के ही शक थे और मालवा में एक राजा होता था जिसका नाम था राजा विक्रम। ठीक है, जिसे हम विक्रमादित्य करते हैं। तो अगर मैं इस बात को कहूँ कि राजा जो विक्रम है, यहाँ जो विक्रमादित्य, ये पहला राजा है, ये व्यक्तिगत राजा है। बाद में जो राजा होंगे वो विक्रमादित्य की उपाधि लेंगे। और अगर आपको मैं बताऊं तो भारतीय इतिहास में कुल 14 राजा ऐसे दिखते हैं जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि ली थी। 14 राजा ऐसे हैं जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि ली। और अंतिम राजा कौन है? हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिसे हम हेमू के नाम से भी जानते हैं। तो उसने, ये अंतिम राजा था जिसने विक्रमादित्य की उपाधि को धारण किया। लेकिन यहाँ जो हम बात कर रहे हैं ये राजा था जिसने मतलब ये व्यक्तिगत राजा था, इसका नाम राजा विक्रम था या विक्रमादित्य था, ये कोई उपाधि नहीं थी। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। तो राजा विक्रम ने, जो कि उस समय पे मालवा पर राज कर रहे थे, उन्होंने शकों को वहां से खदेड़ दिया और यही शक भागकर बाद में मथुरा में स्थापित हुए। ठीक है, और जब इन्होंने शकों को खदेड़ा, इन्होंने 57-58 मतलब 58-57 BC में इन्होंने इसको खदेड़ा था। और इसी विजय के उपलक्ष्य में यहाँ पे एक संवत चलाया जिसको हम क्या कहते हैं, किसने खरीदा था? विक्रम संवत कहा जाता है। तो इन्होंने विक्रम संवत को चलाया। तो ये सारी चीज़ें ये अब हम एक बार मैं लिख देता हूँ और फिर आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। तो ये मैंने लिखा है कि मथुरा के शक राजा विक्रम विक्रमादित्य। फिर मैंने लिखा है यहाँ पे व्यक्तिगत नाम है, उपाधि नहीं, ने शकों को मालवा से खदेड़ा। यही शक फिर बाद में मालवा से मथुरा की तरफ स्थापित हुए। इसी उपलक्ष्य में विक्रमादित्य ने विक्रम संवत, ठीक है, इसी उपलक्ष्य में विक्रमादित्य ने विक्रम संवत चलाया 58 और 57 BC में। तो ये चीज़ है। फिर मथुरा में जो सबसे पहले राजा है वो कौन थे? उनका नाम था राजा राजुल। ठीक है, उसके बाद अगले राजा हुए, उनका नाम था शोडास। ठीक है जी,
अब षोडश से संबंधित हमें एक बात याद रखनी, मैंने वैष्णव धर्म बताया था, और वैष्णव धर्म का किससे संबंधित था, वो कृष्ण से संबंधित था। वैष्णव धर्म कृष्ण से संबंधित था। तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था एक मोरा नाम की स्त्री है और उसने 5 वृष्णि वीरों के पूजा का उल्लेख मिलता है, ठीक है। उसमें हमारे कृष्ण भी एक थे, ठीक है। और मैंने आपको ये भी बताया था जो कृष्ण थे, हालांकि ये सारी चीज़ें हमने वैष्णव धर्म में चर्चा की है उनकी, मैं जस्ट एक छोटा सा रिवाइज करवा रहा हूँ, तो इसलिए बता रहा हूँ। मैंने कहा था वैष्णव धर्म जो कृष्ण थे वो कौन से कुल से थे, वे यादव कुल से थे या सातवत कुल से थे, ये बात भी हमें ध्यान रखनी है। तो इसी को अब मैं और आगे लिख के फिर आपको बता देता हूँ, और ये आप नोट कर लीजिए। तो यही चीज़ मैंने बताई है कि मथुरा के शक राजा राजुल प्रथम राजा था, अगला राजा षोडश था। मोरा नामक स्त्री ने 5 वृष्णि वीरों की पूजा का उल्लेख मिलता है, और इसमें हमारे कृष्ण थे। मैंने बताया यादव वंश है जो वो 2 पार्ट्स में डिवाइड था, एक सात्वक एक वृष्णि। वृष्णि वंश से कृष्ण संबंध रखते थे, और कृष्ण का जो संबंध है वो वैष्णव धर्म से मनाया जाता था। ये सारी चीज़ें हमने कर ली थी, ये मतलब है कि ये सारा है। अब हम बात करेंगे पश्चिम के शक, इनके बारे में क्या क्वालिटी है। इनके बारे में जो सबसे महत्वपूर्ण क्वालिटी है वो ये है कि भारत में सबसे लंबे समय तक अगर किसी ने राज किया है तो वो शक थे, और शकों की कौन सी शाखा थी, पश्चिम की शाखा, जिन्होंने 400 वर्षों तक भारत में राज किया। तो ये बात हमें ध्यान में रखनी है। दूसरी चीज, बाद में जो गुप्त राजा हैं विक्रमादित्य द्वितीय, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो विक्रमादित्य हैं ये उपाधि है इनकी, ठीक है। विक्रमादित्य द्वितीय ने इनको मतलब खदेड़ा था और इनको मतलब हराया, और फिर इस प्रकार से शकों का अंत होता है। और उसके बाद फिर कौन आएंगे, ये सारी चीज़ें हमने देखनी है। तो सबसे लंबे समय तक पश्चिम की जो शाखा है उसने भारत में राज किया, और ये भी 2 भागों में बढ़ जाती है। एक कार्दमक वंश होता है, मतलब 2 शाखाएं थी इसकी भी, एक कार्दमक वंश और एक शहरात वंश। अब शहरात वंश में कौन है, शहरात वंश के जो संस्थापक माने जाते हैं वो भूमक माने जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो सबसे नेक्स्ट राजा है वो नेपान माना जाता है। नेपान वो काफ़ी महत्वपूर्ण राजा था, इसने राजा की उपाधि भी धारण करी थी। एक चीज़ तो इसके बारे में हम ये जान सकते हैं। दूसरी चीज़, इसका जो दामाद था उशावदत्त था, उसको इन्होंने गोवर्धन का प्रांतपति भी बनाया था, ये बात भी हम जान सकते हैं, ठीक है जी। तो इसको फिर अब हम आगे और जानते हैं, और ये जो चीज़ें मैंने अभी बताई इनको हम लिखने का प्रयास करेंगे। ये सारा मैंने बताया है, और यही मैंने लिखा है कि पश्चिमी के शक सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक, क्योंकि इन्होंने भारत में सबसे लंबे समय तक 400 वर्ष तक शासन किया, और इन्हें गुप्त शासक चंद्रगुप्त सेकंड, जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि ली थी, से भारत से उखाड़ फेंक दिया, ठीक है। तो इन्होंने उखाड़ा था, ठीक है। ये 2 शाखाओं में विभाजित थे, एक तो शहरात वंश, शहरात शाखा थी, और एक कार्दमक शाखा थी। अगर हम शहरात शाखा की बात करें तो मैंने इसमें बताया था कि 2 राजा महत्वपूर्ण हैं, एक तो भूमक जो कि शहरात शाखा के संस्थापक माने जाते हैं, दूसरे नेपान। इनकी सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि इनके सिक्कों पर राजा लिखा होता था, एक चीज। दूसरी चीज, उशावदत्त जो कि गोवर्धन का उशावदत्त इनका दामाद था, इसे इन्होंने गोवर्धन का प्रांतपति बनाया, यानी कि गवर्नर बनाया, ये हम कह सकते हैं। उसके अलावा इनकी जो राजधानी थी वो राजधानी थी मीननगर, राजधानी इनकी थी मीननगर, ये हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। उसके अलावा इस वंश का जो अंतिम राजा माना जाता है वो इस वंश का नाश किसने किया, इस वंश का नाश किया था गौतमी पुत्र शतकर्णी ने, ठीक है जी। और इसी कारण से 106 से 130 एडी के बीच है, तो गौतमी पुत्र शतकर्णी को ही इस वंश के नाश के कारण कहा जाता है, ये शहरात वंश का नाशक माना जाता है। तो अगर ये आ जाए कि शहरात वंश का नाशक कौन है, तो वो गौतमी पुत्र शतकर्णी है। तो ये हमने अब पूरा पढ़ लिया है। अब हम बात करेंगे कार्दमक वंश की, कि कार्दमक वंश में या कार्दमक शाखा की बात करेंगे। कार्दमक वंश, इसके बारे में हम क्या जानते हैं। देखिए, कार्दमक वंश की बात करूं तो इस वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा था रुद्रदमन। अब रुद्रदमन का नाम आता है तो आपको क्या याद आता है, रुद्रदमन का जो एक प्रसिद्ध अभिलेख था जिसको हम जूनागढ़ अभिलेख कहते हैं, ठीक है जी। और ये वही जूनागढ़ अभिलेख जहाँ पे हमें पता है कि चंद्रगुप्त ने सुदर्शन झील पर बांध बनवाया था या झील बनवाई थी, ये जूनागढ़ अभिलेख से ही हमें पता लगता है। एक चीज़ तो ये। दूसरा, जब जूनागढ़ अभिलेख की बात चली है तो मैंने बताया था कि ये जूनागढ़ अभिलेख है, बताया क्या था, अब बता रहा हूँ कि ये प्रांजल
संस्कृत का भारत का सबसे पहला अभिलेख माना जाता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। प्रांजल भाषा का, प्रांजल में भारत का सबसे, भारत में जो प्रांजल भाषा है, प्रांजल संस्कृत का जो भारत में है सबसे पहला अभिलेख यही माना जाता है, जूनागढ़ अभिलेख। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी मैं लिखवा भी दूंगा। दूसरी चीज़, अंतिम राजा इनका रुद्र सिंह थर्ड माना जाता है इस वंश का। और मैंने अभी बताया कि इस वंश का जो नाश था, या जो पश्चिम के एशिया है, इनका नाश किसने किया था? गुप्त राजा थे जिनका नाम चंद्रगुप्त द्वितीय था। विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने इस वंश का नाश किया था। और इस प्रकार से शकों की जो कहानी है वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। तो ये चीज़ है जी। अब हम इसको लिख लेते हैं जी। तो मैंने यही लिखा है, इस वंश का प्रसिद्ध राजा रुद्रदमन, रुद्रदमन का प्रसिद्ध अभिलेख जूनागढ़ अभिलेख था। इसी अभिलेख में चंद्रगुप्त द्वारा झील बनाए जाने का या झील पर बांध बनाए जाने का उल्लेख है। ये प्रांजल संस्कृत में प्राप्त भारत का प्रथम अभिलेख था, अभिलेख। दूसरी चीज, अंतिम राजा रुद्र सिंह थे जिसे गुप्त राजा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वारा हराकर मालवा क्षेत्र से इनका प्रभाव समाप्त कर दिया गया। अच्छा, दूसरी चीज, वन ऑफ द मोस्ट, इसी का उपलक्ष्य में, हालांकि हम सिक्कों पर एक अलग से वीडियो करेंगे, इसी उपलक्ष्य में गुप्त काल में पहली बार चांदी के सिक्के व्याघ्र शैली में चलाए गए। तो ये था जी पूरा का पूरा शक। अब हालांकि देखो, जीएसपी के हमने किया था, ग्रीक कर लिया, शक कर लिया, अब पल्लव या परथियाई आते हैं। हालांकि वो एक छोटा सा टॉपिक है जिसको हम बाद में करेंगे। इस टॉपिक को मैं कला एवं मथुरा गंधार शैली से पहले करवा दूंगा, उसकी चर्चा करने। अब हम बात करेंगे कुषाणों की। कुषाण, देखिए कुषाणों को का भी लगभग वही इतिहास है कि कुषाण, मैंने अभी आपको बताया जैसे कि ये मध्य एशिया है, ठीक है। मध्य एशिया में 3 जातियां थी, एक तो शक थे, एक हिंगनु थे, और एक थे यूची। और इसी यूची को तोखारी भी जाति भी कहा जाता है, तोखारी, तोखारी, ठीक है। यही कुषाण कहलाए, ठीक है। यही आगे जाके हूण कहलाएंगे। और मैंने बताया था यूची ने शकों को धक्का मारा, मतलब इनको धकेल दिया, यहां से बाहर निकाला। हिंगनुओं ने आगे यूचियों को धकेला, ठीक है जी। दूसरी चीज, और इस सब का जो सार है वो यही है कि यहां जनजातीय संघर्ष है, जातीय संघर्ष। अच्छा, ये दोनों कब आए हैं भारत में? ये मौर्योत्तर काल में आ गए। ये ऑलरेडी अभी मैं बता चुका हूं, ये गुप्त काल में है, ठीक है जी। ये चीज है, ये मौर्योत्तर काल में और ये गुप्त काल में आए हैं, जनजातीय संघर्ष। और ये स्थिति कहाँ की है? मैंने अभी बताया मध्य एशिया की, ठीक है। तो जैसे शकों ने यहाँ से निकल के अपने आप को कहाँ पे, बैक्टीरिया और परथिया वगैरह का जो एरिया है वहाँ पे अपने आप को स्थापित किया। और उसके बाद पश्चिम एशिया से होते हुए ये लोग जिस तरीके से भारत में आए थे, इसी प्रकार से यूची भी आए। क्योंकि एक बार, क्योंकि शक हिंदी यवन जो थे उनके थ्रू इन्हें रास्ता पता लग चुका था शकों को। अब जब शकों को पता है तो ऑब्वियस सी बात है यही रास्ता यूची यानी तोखारी जाति के लोगों को, यानी कि कुषाणों को भी पता होगा। तो यही चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो तोखारी जाति के हैं या जो कुषाण हैं, ये भी पहले कहाँ गए? पश्चिमी एशिया में गए, पश्चिमी एशिया में युद्ध किए और वहाँ से बैक्टीरिया और परथिया, मतलब जो इनका है उसी प्रकार से बैक्टीरिया परथिया होते हुए ये भी भारत में आए। और कुषाण जो हैं, कुषाणों का मैंने अभी बताया, कुषाण जिन्हें एक और नाम से भी जाना जाता है, इनको कुईचांग भी कहा जाता है, ठीक है जी। ये चीज़। दूसरी जाति कौन सी है? अभी बताया यूची जाति से ये संबंध रखते हैं, ठीक है। और इसी जाति को हम कहते हैं तोखारी जाति। ये चीज़ भी आपको पता लग गई, ठीक है जी। ये लोग आए और यहाँ आने के बाद कुषाण यानी कि ये भी पहले पश्चिमी एशिया में गए और पश्चिमी एशिया से फिर इन्होंने भारत में प्रवेश किया। और भारत में प्रवेश करने से पूर्व ये 2 भागों में बट गए। एक तो कनिष्क कुषाण
दो भागों में बट गए, एक तो जो उसको हम कनिष्क कहते हैं, दूसरा ज्येष्ठ। ठीक है जी। ये जो कनिष्क है ये भारत में नहीं आए, ये नेपाल और तिब्बत के तराई वाले इलाके की तरफ चले गए। ठीक है जी। तो तिब्बत व नेपाल की तराई वाले इलाके में चल गए। अब ऑब्वियस सी बात है, इनका भारत की सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक इतिहास से कोई लेन देन नहीं है। तो जिसका भारत की राजनीतिक, आर्थिक या सामाजिक किसी भी प्रकार से कोई लेन देन नहीं है, तो हम इसको क्यों पढ़ेंगे। तो कनिष्कों के इतिहास को हम नहीं जानेंगे, क्योंकि इसका भारत की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक इतिहास से कोई लेन देन नहीं है। तो यहाँ हमारे लिए जो महत्वपूर्ण है वो है ज्येष्ठ। अब ज्येष्ठ की बात करें तो जो ज्येष्ठ है, ठीक है, जो सबसे पहला राजा है इनका, वो कौन था, कुजुल कडफिसस। तो वो था कुजुल कडफिसस। अब कुजुल कडफिसस ये भारत में आया था, मतलब ज्येष्ठ आए, और उनका नेतृत्व किसने किया, कुजुल कडफिसस ने। एक्चुअली कुजुल कडफिसस ने 5 कबीलों के एक समूह का नेतृत्व किया था, जो कि यूची जाति से था। ठीक है जी। तो ये इन्होंने 5 कबीलों के समूह का नेतृत्व किया था, समूह का नेतृत्व किया था। तो ये चीज है जी। तो यहां तक हमें वही पता लगा कि जनजातीय संघर्ष के कारण ये भी एशिया की तरफ, पश्चिमी एशिया की तरफ होते हुए फिर ये भारत में आए, और कुजुल कडफिसस ने इनका नेतृत्व किया, और इस प्रकार से है। आगे हम देखते हैं कि किस प्रकार से कुजुल कडफिसस की क्या क्वालिटीज है, उसके बाद किसने भारत में कुषाणों के राज्य को स्थापित किया। ठीक है जी। तो ये सारी चीजें अब हम देखते हैं। कुषाणों का इतिहास मैंने बता भी दिया, एक तरीके से दोबारा से एक बार समरी बता रहा हूँ। मूल स्थान इनका चीनी तुर्कमेनिस्तान था। दूसरी चीज, हिंगनों ने इनको खदेड़ा था, ये चीज हम बता चुके हैं। कुषाण राज्य बसाने वाले कौन थे, कुजुल कडफिसस थे। अब कुजुल कडफिसस के बारे में जो बातें हमारे लिए जानने योग्य हैं वो कौन सी हैं, कि इन्होंने 5 कबीलों के समूह का नेतृत्व किया था। ठीक है जी। दूसरा, इन्होंने तांबे के सिक्के चलाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा तांबे के सिक्के किन्होंने चलाए, तो कुषाणों ने चलाए, और स्टार्टिंग कौन कर रहा है, कुजुल कडफिसस कर रहा है। दूसरी चीज, ये बौद्ध धर्म को मानने वाला था। ठीक है। और इनके जो सिक्कों पर है धर्मतीधस लिखा होता था, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये है कुजुल कडफिसस। विम कडफिसस के बारे में, अगर भारत में वास्तविक सत्ता संस्थापक कहा जाए कुषाणों में, तो वो विम कडफिसस थे। इन्होंने उत्तर पश्चिमी भारत से अपना जो विजय अभियान था वो चलाया था, और यहाँ इन्होंने भी शकों की तरह अपने आप को पहले अपना एक अड्डा बनाया। ठीक है। पंजाब व अफगानिस्तान क्षेत्र को जीता, और उसके बाद वहाँ पे अपने आप को जमाने के बाद फिर ये आगे की तरफ बढ़े। ठीक है जी। एक चीज़ तो ये। दूसरी चीज, विम कडफिसस काफ़ी महत्वपूर्ण है, शैव धर्म को मानने वाला था। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो विम कडफिसस ने सिक्कों के संदर्भ में, ये बहुत महत्वपूर्ण है, विम कडफिसस ने सुचारू रूप से सोने के सिक्के चलाए। ठीक है। और कुषाणों के बारे में अगर मैं बात करूं तो सबसे ज़्यादा शुद्ध सोने के सिक्के चलाने वाले कौन थे, वो कुषाण थे। ठीक है। एक चीज़ और, राजा कौन था, राजा विम कडफिसस था, ये बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरी चीज़, अगर हाँ ये बात पूछ ली जाए कि सोने के सिक्कों की शुरुआत किसने की, तो हिंद यूनानी शासक थे जिनका नाम है क्या, मिनांडर। उन्होंने सोने के सिक्कों की शुरुआत की थी। तो ये हमारे लिए एक महत्वपूर्ण चीज़ है। उसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, अगर कोई आपसे पूछता है कि किस भाषा में चलाए, तो इन्होंने द्विभाषिक सिक्के चलाए थे। ठीक है। जबकि जो ये आपके हिंद यूनानी है, इन्होंने त्रिभाषिक सिक्के चलाए थे, और इन्होंने द्विभाषिक चलाए थे। तो एक तरफ तो खरोष्टी लिपि लिखी होती थी, और दूसरी तरफ यूनानी लिपि लिखी होती थी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके अलावा अगर मैं सोने के सिक्कों की बात करूं, आपको अभी मैंने जैसे क्वेश्चन बताया, अगर क्वेश्चन ये आता है कि शुद्ध सोने के सिक्के चलाए, तो कुषाणों ने चलाए थे, और राजा कौन, विम कडफिसस। लेकिन सर्वाधिक सोने के सिक्के किसने चलाए, सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए थे गुप्त काल ने।
ठीक है जी, गुप्त काल में चलाए गए। और दूसरा, गुप्त काल में ही सोने के सिक्कों में हमें मिलावट देखने को मिलती है। और वो कब से मिलावट देखने को मिलती है? स्कंदगुप्त के समय से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, दूसरा अभी मैंने बताया विम कड़फिसस क्या कर रहे थे? विम कड़फिसस शैव धर्म को मानने वाले थे। तो इनके जो सिक्के थे उन पे नंदी व त्रिशूल की फोटो भी मिली है, यानी कि उसकी आकृति भी मिली है। तो ये सारी चीज़ें हमें विम कड़फिसस के बारे में जाननी थी। और अब इसी को ही हम एक बार लिख देते हैं ताकि आप इसे अपनी कॉपी में नोट कर लें कि भारत में कुषाण सत्ता का संस्थापक विम कड़फिसस था। उसके अलावा इन्होंने पंजाब व अफगानिस्तान क्षेत्र को जीता और उसके बाद अपने आप को उत्तर पश्चिम में स्थापित किया और फिर इन्होंने अपना विजय अभियान चलाया। दूसरी चीज़, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें इनके सिक्कों से संबंधित, वो सारी चीज़ मैंने यहीं पे लिख दी है। ठीक है, कंपैरेटिव भी मैंने किया है इसमें ताकि आपको किसी भी प्रकार की कन्फ्यूज़न ना हो। तो बड़ी मात्रा में सोने के सिक्के चलाए। उसके अलावा सोने के सिक्कों की शुरुआत हिंद यूनानी शासक मिनांडर ने की थी। ठीक है, लेकिन व्यवस्थित रूप से इसकी शुरुआत विम कड़फिसस ने की थी। बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं यूपी पीसीएस में या पीसीएस में। उसके अलावा अब सर्वाधिक विम कड़फिसस ने की थी, शुरुआत किसने की थी? मिनांडर ने, ये बात ध्यान रखनी है। उसके अलावा सर्वाधिक सोने के सिक्के, अगर आपसे यूँ पूछा जाए सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के, तो विम कड़फिसस ने कुषाण काल में हुई थी। सर्वाधिक सोने के सिक्के गुप्त काल में चलाए गए। उसके अलावा स्कंदगुप्त को ही के समय में ही सिक्कों में मिलावट देखने को मिली है। उसके बाद सोने के सिक्कों में मिलावट आपको देखने को मिलते हैं। दूसरी चीज़, द्विभाषिक सिक्के चलाए, मैं अभी बता चुका हूँ। एक तरफ खरोष्टी में थे तो दूसरी तरफ यूनानी में थे। उसके अलावा हिंद यूनानियों ने त्रिभाषिक सिक्के चलाए थे, यानी 3 भाषाओं के। शैव धर्म को मानने वाला था, मैंने अभी बताया, नंदी व शिव की आकृति देखने को मिलती है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सब आपने नोट कर लिया होगा। अब जो है सबसे महत्वपूर्ण शासक की बात करते हैं कुषाणों में, वो है कनिष्क। ठीक है, कनिष्क के राज्याभिषेक की बात करें तो ऐसी कोई तिथि हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन कनिष्क ने शकों को हराया था। ठीक है, और शकों को हराया था, तो शकों को हराने के बाद इन्होंने शक संवत चलाया। जिस तरीके से मैंने बताया था विक्रम संवत किसने चलाया था? मालवा के शासक राजा विक्रमादित्य ने 58-57 BC में उनको हराया और फिर एक विक्रम संवत चलाया उस विजय के उपलक्ष्य में। तो ऐसे ही ये, और यही कनिष्क के राज्यारोहण की तिथि मानी जाती है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। उसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण है, इनकी राजधानी, इनकी पहली राजधानी थी वो थी पुरुषपुर। ठीक है, पेशावर जिसको बोलते हैं। उसके अलावा इनकी जो दूसरी राजधानी थी वो कौन सी थी? मथुरा। 2 चीज, इसके अलावा ये 2 राजधानियां तो थी, इसके अलावा 3 पॉलिटिकल सेंटर थे। एक तो पेशावर ही हो गया, पुरुषपुर हो गया जो कि वर्तमान में पेशावर है। उसके अलावा दूसरा जो सेंटर है वो मैंने अभी बताया कि कौन सा सेंटर हो गया, वो सेंटर हो गया अपना मथुरा। तीसरा और एक और सेंटर था जिसका नाम है वाराणसी। तो ये तीनों महत्वपूर्ण थे राजनीतिक दृष्टि से, एक चीज। उसके अलावा इन्होंने काफ़ी शहर बसाए थे, जैसे कि कश्मीर में कनिष्कपुर शहर बसाया था। ठीक है जी। उसके अलावा पेशावर में इन्होंने एक टावर भी बनवाया। ठीक है, और वो टावर आगे हमने 2 शैलियाँ पढ़नी है, एक गंधार शैली और एक मथुरा शैली। तो जो ये टावर है ये गंधार शैली में इन्होंने बनवाया था। क्या डिफरेंसेस है, क्या थी, किस तरीके से थी, वो सारी चीज़ें हम अगले वीडियो में मथुरा एवं गंधार शैली के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है जी, ये चीज़ इन्होंने बनवाई। तक्षशिला में सिरमुख नगर बसाया। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। उसके अलावा जो कनिष्क की उपाधियाँ हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी उपाधियाँ इन्होंने ली? देवपुत्र की उपाधि ली, शाही की उपाधि ली, शाही नौशाही की उपाधि ली। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो ये अभी जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें आप नोट कर लीजिए और आगे फिर हम देखते हैं कि इनकी और क्या उपलब्धियाँ थी। ये वही चीज़ें मैंने लिख दी हैं। कनिष्क ने शकों को हराया और इसी जीत के उपलक्ष्य में 78 ईस्वी में शक संवत चलाया तथा यही कनिष्क की राज्यारोहण तिथि भी मानी जाती है। उसके अलावा पहली राजधानी पुरुषपुर पेशावर बनाई, दूसरी राजधानी मथुरा। ये तीनों पॉलिटिकल केंद्र थे। पहला पॉलिटिकल केंद्र भी पुरुषपुर वही राजधानी है, जो द्वितीय पॉलिटिकल जो सेंटर है वो मथुरा है, और जो तीसरा है वो है वाराणसी। ठीक है जी।
इसके अलावा इन्होंने कश्मीर में कनिष्कपुर नगर बसाया, उसके अलावा तक्षशिला में सिरमुख नगर बसाया, पुरुषपुर में टावर बनाया। ये इंपॉर्टेंट है, इनकी उपाधियां हैं वो बेहद इंपॉर्टेंट है। कश्मीर में देवपुत्र, इन्होंने कनिष्क ने देवपुत्र, शाही, शाहानुशाही, ठीक है, ये 3 उपाधियां इन्होंने ली। दूसरी चीज, कनिष्क ने चीनियों से कनिष्क जो था वो देवीय उत्पत्ति के सिद्धांत में विश्वास रखता था, ठीक है। और ये जो देवीय उत्पत्ति का सिद्धांत है ये कहाँ से, चीनियों से इन्होंने लिया था, ठीक है जी। एक चीज़ तो ये इंपॉर्टेंट रखनी है। दूसरी चीज़ ये है कि जो देवीय उत्पत्ति का सिद्धांत, आपको ऐसा लग रहा है कि ठीक है ये तो कोई खास बात नहीं है, ये सिद्धांत मुगल काल में चरम सीमा पर भी था, ठीक है जी। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। अच्छा, उसके अलावा अब हम आगे बात कर लेते हैं। आगे ये है कि अब देवीय उत्पत्ति का सिद्धांत तो इन्होंने यहाँ से लिया। उसके अलावा रोम से इनके काफ़ी अच्छे संबंध रहे हैं। दूसरा, जो आज सिल्क रूट है वो सिल्क रूट उस टाइम पे भी था। तो इस सिल्क रूट में कुषाणों की, मौर्योत्तर काल में कुषाणों की एक अहम भूमिका रही है और इनके रोम से काफ़ी अच्छे संबंध बताए हैं। और व्यापार में जो है कुषाणों का ये सिल्क रूट के थ्रू ये व्यापार करते थे कुछ इनसे, रोम वालों से, और काफ़ी अच्छा खासा मुनाफा भी कमाते होंगे। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उसके अलावा जो व्यक्ति शहीद हो जाता था उसकी मूर्ति बनाने की जो प्रथा है वो इन्होंने यूनानियों से ग्रहण की है। यानी कि जो शौर्य के लिए, मतलब शहीद हो जाए, जो शौर्य के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दे, उसकी मूर्ति बनवाने का जो कंसेप्ट है वो भी इन्होंने यूनानियों से लिया है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उसके अलावा चीन पर हमला, तो जब चीन ने पहला हमला किया और चीन के जो राजा थे वो थे मानचाऊ और जो सेनापति थे वे पांचाऊ थे। तो पहली बार चीन के साथ युद्ध में, चीन के साथ जब युद्ध होता है तो उसमें कनिष्क को हार मिलती है, लेकिन अगली बार ये उसको जीत लेते हैं, ठीक है। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, लिखवा भी दूंगा, लिखवाने की चिंता मत कीजिए। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ बता रहा हूँ कि ये पूरे भारतवर्ष के इतिहास में, यानी कि 1947 तक के इतिहास में ये पहला ऐसा राजा हुआ है जिसका साम्राज्य भारत में कम और बाहर ज़्यादा फैला हुआ था। अगर इसकी बात करूं तो इसका जो साम्राज्य है, मैंने अभी बताया पंजाब अफगानिस्तान में फैला हुआ था, उसके बाद चीन में फैला हुआ था, और अफगानिस्तान में भी काबुल कंधार के इलाके में फैला हुआ था, काबुल कंधार का इलाका, फिर उसके बाद चीन में, फिर वहाँ से होते हुए ये आते हैं मथुरा में, इनका साम्राज्य फैला हुआ था, ठीक है जी। और मथुरा वगैरह है, ये जो बाकी जो इलाके हैं इनमें इनका साम्राज्य फैला हुआ था। तो ये पहले राजा थे। उसके अलावा इन्होंने जो सबसे इम्पोर्टेंट है, एक प्रांत में 2 क्षत्रपों की नियुक्ति की। हालांकि जो ये क्षत्रप का कंसेप्ट है ये शकों ने चलाया था। क्षत्रप से अभिप्राय क्या है? क्षत्रप से अभिप्राय है प्रांतपति, आर्यपति, ठीक है, राजकुमार, ये सारे क्षत्रप कहलाते थे। तो अब ये सक्सेसफुल रहा नहीं रहा ये तो बाद की बात है, लेकिन जो क्षत्रप प्रणाली है वो शकों ने जरूर लागू की थी और इन्होंने एक प्रांत में 2 क्षत्रपों की नियुक्ति की। तो ये हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। अभी तक ये जितनी भी बातें हमने की हैं उन सबको अब हम लिख लेते हैं और इनके आप प्रॉपर नोट्स बनाएं, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। रोम से कुषाणों के अच्छे संबंध थे। मौर्योत्तर काल में कुषाणों के समय सिल्क मार्ग बना था तथा कुषाणों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। इस मार्ग से कनिष्क को बहुत बड़ा व्यापार होता था। ऐसे लोगों की मूर्ति बनवाना जो शौर्य कार्य करने के पश्चात वीर गति को प्राप्त हो जाते थे, यह अवधारणा उन्होंने यूनानियों से सीखी थी। उसके अलावा मैंने बताया चीन से युद्ध, पहली बार युद्ध में कनिष्क की हार, ठीक है। बाद में चीन के राजा मानचाऊ और जब सेनापति पांचाऊ से युद्ध होता है तो उसमें जीतते और उनके राजकुमारों को बंदी बना देते हैं, ठीक है। तो यही बात मैंने लिखी। पूरे भारत के इतिहास में केवल एकमात्र राजा ऐसे हुए हैं जिसका राज्य भारत से ज़्यादा भारत के बाहर फैला था। अगर इनके राज्य को बताऊं तो कनिष्क का राज्य काबुल, कंधार, हिंदकुश होते हुए दक्षिणी चीन के बाद मथुरा व मगध तक फैला हुआ था। तो ये बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। और अब बात करते हैं इसके बाद
इसके बाद की अगर बात करूं तो मैं, ठीक है, ये एक और चीज़ मैं बता दूंगा, वो लिख दूंगा भी कि क्षत्रप प्रणाली, जैसे कि एक प्रांत में 2 क्षत्रपों की नियुक्ति की थी, ये सारी चीज़ें आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। उसके अलावा कनिष्क को द्वितीय अशोक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि कनिष्क के अशोक के बाद जो बुद्ध का पतन हुआ था, तो वो कनिष्क ने दोबारा से उस बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना स्टार्ट कर दिया। हालांकि इतना ज़्यादा प्रचार प्रसार नहीं किया था कि उसको, मतलब है कि बुद्ध अशोक जितना प्रचार प्रसार नहीं किया था, लेकिन काफ़ी ज़्यादा प्रचार प्रसार किया था। इसीलिए मतलब अशोक को, कनिष्क को द्वितीय अशोक कहा जाता है, की संज्ञा दी जाती। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो सबसे महत्वपूर्ण है, इसी समय पे चौथी बौद्ध संगति हुई थी। हम बुद्ध के समय पे पढ़ भी चुके हैं चारों बौद्ध संगतियाँ, ठीक है। और बुद्ध धर्म 2 शाखाओं में बट गया था, हीनयान और महायान में, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। उसके अलावा अगर अब बुद्ध की जो बौद्ध ग्रंथों की भाषा है वो संस्कृत हो गई थी, जबकि बुद्ध के समय पे वो भाषा प्राकृत थी या पाली भाषा में थी। तो इस चीज़ से हमें एक इंडिकेशन मिलता है कि अब बुद्ध धर्म एलिट क्लास का धर्म बन गया, ठीक है। और एलिट क्लास की धर्म की भाषा, एलिट क्लास की भाषा कौन सी थी? संस्कृत थी। तो ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और इसी काल में बुद्ध पहले ऐसे मानव हैं जो मूर्ति, जिनकी पूजा की जाती थी, यानी कि बुद्ध पहले ऐसे मानव हैं जो मूर्ति पूजा के रूप में पूजे गए। तो ये हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब इसके बाद हम फिर जब बात करेंगे, वो बात करेंगे आपकी कि बुद्ध के दरबार में कौन कौन प्रमुख थे, उनके बारे में अब हम बात करेंगे उसके बाद। तो एक क्षेत्र में 2 क्षत्रप की नियुक्ति की, ठीक है। क्षत्रप प्रणाली शकों के से शुरू की गई थी और क्षत्रप से अभिप्राय प्रांतपति, राजकुमार, कुमार या आर्यपुत्र था, ठीक है। उसके अलावा बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। अशोक के बाद बुद्ध धर्म का जो पतन हुआ उसका पुनरुत्थान अशोक ने किया, इसलिए अशोक को द्वितीय अशोक कहा जाता है। इसी के समय चौथी बौद्ध संगति हुई तथा इसे बुद्ध 2 भागों में विभाजित किया गया, एक हीनयान और एक महायान। उसके अलावा इसी समय बौद्ध ग्रंथों की भाषा संस्कृत हो गई। बुद्ध पहले ऐसे मानव थे जो पूजे जाते थे, अर्थात बुद्ध पहले ऐसे मानव जिनकी मानव पूजित प्रतिमा बनी थी, ठीक है जी। ये एक सबसे इम्पोर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें होगी। अब बात करते हैं बुद्ध के समय के, बुद्ध के दरबार के प्रमुख मतलब विद्वान। तो सबसे पहले आपको पता है वसुमित्र, जिन्होंने चौथी बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे। अश्वघोष, जो चौथी बौद्ध संगति के उपाध्यक्ष थे। अब जब अश्वघोष की बात चली है तो इन्होंने 3 ग्रंथ लिखे थे, बुद्ध चरित्र, सौंदरानंद, सार्यपुत्र नाटक था, जबकि ये बुद्ध चरित्र और सौंदरानंद ये ग्रंथ थे। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। उसके अलावा आपने सबसे ज़्यादा जो फेमस है नागार्जुन सुना होगा। तो नागार्जुन की क्या क्वालिटी थी? प्रज्ञा पारमिता ग्रंथ इन्होंने लिखा था। शून्यवाद के प्रणेता ये कहे जाते हैं। ये बुद्ध मत का संतपाल भी कहा जाता है। ये एक हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा चरक, ठीक है। तो चरक की क्या थी? इन्होंने चरक संहिता लिखा और ये आयुर्वेद पे लिखा ग्रंथ है और इन्हें भारतीय चिकित्सा का जनक कहा जाता है, ठीक है जी। ये है। उसके अलावा एक आपने सुना होगा अजय सिलास है, मुख्य इंजीनियर बताया जाता है, ठीक है जी। तो ये लगभग थे। ये अब हम लिखित में देखेंगे और इस प्रकार से हम कनिष्कों या कुषाणों को विधिवत रूप से समाप्त कर देंगे। कि वसुमित्र चौथी बौद्ध संगति के अध्यक्ष, मैंने अभी बताया। अश्वघोष ये चौथी बौद्ध संगति के उपाध्यक्ष है। बुद्ध चरित्र सौंदरानंद, तो ये जो सौंदरानंद है ये ग्रंथ है। सार्यपुत्र है ये नाटक है, लेकिन ये तीनों अश्वघोष ने लिखे हैं, ठीक है। नागार्जुन बौद्ध मत के संतपाल हैं, ठीक है। प्रज्ञा पारमिता ग्रंथ लिखा इन्होंने। शून्यवाद या सापेक्षवाद के प्रणेता कहे जाते हैं। चरक ये एक वैश्यपुत्र थे। देखिए अब वही बात है कि इंसान अपने कर्म से बड़ा होता है। आपका ये कोई मतलब एक लॉजिक नहीं है कि आप कहाँ पैदा हुए हैं, मतलब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये आपके हाथ में नहीं होता, लेकिन कर्म आपके हाथ में होते हैं। आप बेहतर कर्म करेंगे तो एक अच्छे व्यक्ति बनेंगे, ठीक है। तो ये चरक से हम सीख सकते हैं। वैश्यपुत्र थे लेकिन सबसे बड़े डॉक्टर आज के दिन।
तो चरक संहिता लिखी इन्होंने, और आयुर्वेद पर भी ग्रंथ लिखा था। इसके अलावा जीवक भी एक वैश्यपुत्र थे, दोनों प्रमुख डॉक्टर्स, ठीक, भारतीय चिकित्सा के जनक कहे जाते हैं। उसके अलावा सुश्रुत संहिता लिखी, भारतीय शल्य चिकित्सा के जनक ये कहे जाते हैं। उसके अलावा एक और थे मंथर, ये प्रकांड राजनीतिज्ञ थे, ये भी कनिष्क के दरबार में थे, कनिष्ककालीन विद्वान थे। उसके अलावा अजय सिलास, ये प्रमुख इंजीनियर थे। अच्छा, इस नागार्जुन की जो क्वालिटी है वो क्या है, नागार्जुन की जो साम्यता है वो कनिष्क से भी कही जाती है, पर जो कुछ लोग हैं वो गौतमी पुत्र शतकर्णी से भी इसकी साम्यता करते हैं। तो गौतमी पुत्र शतकर्णी का जो समय है वो क्या है, 78 से 105 एडी कर लीजिए, क्योंकि आगे चल रहा है तो ये एडी होगा। तो इस प्रकार से आज हमने शकों को विधिवत रूप से समाप्त किया, कुषाणों को विधिवत रूप से समाप्त किया। अगले लेक्चर में हम पल्लव देखेंगे, परथियाई जिनको हम बोलते हैं, ये कुषाणों से पहले आए थे, छोटा सा टॉपिक है वो देखेंगे। उसके अलावा भारतीय राजा हैं उनके बारे में देखेंगे कि उन्होंने क्या किया था, कण्वों के बारे में देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें करते रहेंगे। आशा करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होंगे। जो भी आपके व्यू हैं, अच्छे हैं तो भी, बुरे हैं तो भी, आप ज़रूर लिखें। और मैं हमेशा कहता हूँ आपका एक लाइक, एक कमेंट एंड एक शेयर हमें मोटिवेशन देता है। तो प्लीज़ इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसको आगे तक फैलाएं, ठीक है जी। उसके अलावा HCS की तैयारी के लिए आपको ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।